तो सबसे पहली चीज सुमेश, मतलब ये जिस प्रकरण की वजह से बाजार में अचानक ये घबराहट मची है, इस घबराहट पर आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी बात, जब आप कह रहे हैं कि इस मौसम बिगड़ने में आप अवसर देख रहे हैं, तो उन अवसरों की भी हम बात करेंगे कि वो अवसर कहाँ हैं। लेकिन सबसे पहले ये घबराहट जो है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? ठीक है, तो पहले इस चीज़ को समझते हैं। तो मेरे जहाँ तक मेरी समझ गई एक्चुअली आप ये समझें कि फ्राइडे का दिन और रात ऐसा था कि कभी भी बीच में उठ के काम करने लग रहा था, यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कितना इम्पैक्ट हो सकता है। तो कभी रात में 12 बजे उठ गया, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे उठ-उठ के काम कर ही रहा था कि एट लीस्ट समझ तो लें लोगों को समझाने के पहले। मुझे कहीं पे भी जाके कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें अननेसेसरी पैनिक करना चाहिए। एक-एक स्ट्रिंग को जोड़ते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या पैनिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बाय नाउ अभी तक तो ये आउट इन द ओपन है कि हिंडनबर्ग का जो रिसर्च रिपोर्ट है, उसके कारण अदानी ग्रुप के शेयर्स में इम्पैक्ट है। मेरा पहला कहना ये है कि हिंडनबर्ग का ये रिसर्च रिपोर्ट नहीं है। मुझे लगता है कि एक तरह से वो डिटेक्टिव एजेंसी है। बिकॉज़ रिसर्च तो हम भी करते हैं, लेकिन रिसर्च में हम इस तरह के रिपोर्ट और इस तरह के क्लेम्स एंड कमेंट्स हम नहीं करते हैं। ये एक तरह से चैलेंजिंग द कंपनी है। तो चैलेंजिंग द कंपनीज़ बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके ऑडिटर्स का काम है, रेगुलेटर्स का काम है। मैं इन द कैपेसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एक कंपनी को समझने की कोशिश करता हूँ ऑन सर्टेन पैरामीटर्स ऑफ गवर्नेंस एंड फ्यू अदर थिंग्स कि हमें वो खरीदना चाहिए कि नहीं। हमें कभी भी अदानी ग्रुप के कंपनीज़ का वैल्यूएशन समझ में नहीं आया था, ये तो इस चैनल पे पूरी क्लियर बात है और मैंने कभी इस कंपनी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। हमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैरामीटर्स चाहिए वो नहीं मिले, तो हमने इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया अदानी के शेयर्स में। लेकिन ये जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट एक डिफरेंट टाइप का रिपोर्ट है, इसको मैं रिसर्च रिपोर्ट तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ये कहीं न कहीं से एक क्वाज़ी रेगुलेटर का रोल सुमेश, प्ले यदि करता मैं है। सीधे-सीधे पूछूं, जब आप कह रहे हैं कि ये रिसर्च रिपोर्ट नहीं है, तो क्या हाँ। इसके पीछे एजेंडा है? और क्या वो एजेंडा सिर्फ शॉर्ट सेल करके, यानी बिकवाली सौदे करके, यानी जो मंदड़ियों का एक सीधा-सीधा काम होता है शेयर बाजार में कि आप पहले बिकवाली करते हैं और उसके बाद बाजार में हल्ला मचाते हैं कि ये शेयर तो बहुत खराब है, इसलिए इसे गिरना चाहिए। तो आप वो हल्ला मचा देते हैं। पहले ये काम अपने अफवाहों के तंत्र से होता था, अब रिसर्च रिपोर्ट निकाल करके हो रहा है। तो क्या मैं थोड़ा ये शुद्ध वही मोडस ऑपरेंडी है कि आपने बिकवाली सौदे किए और उसके बाद हल्ला मचाया कि ये शेयर बहुत खराब है? देखिए, मेरा थोड़ा-सा अलग व्यू रहेगा। मैं डायरेक्ट तो इस पे आंसर नहीं करूँगा क्योंकि मैं जो व्यू लेके चल रहा हूँ, वो बताता हूँ क्यों। देखिए, कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी आप निकाल के दीजिए, कोई भी एक ऐसी बड़ी कंपनी, जिसमें ऑडिट ऑब्जर्वेशन नहीं होता है और उस पे काम नहीं किया जा सकता है। ये आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट उठा के देखिए, किसी भी कंपनी का पी&एल उठा के देखिए, कहीं न कहीं ऑडिट ऑब्जर्वेशन आएगा बिकॉज़ इतनी इंटरलिंकेजेस होती हैं कि वहाँ पे इश्यूज़ निकलेंगे ही। तो ये कहना कि अदानी या कोई भी कंपनी एकदम क्लीन निकल के आ जाएगी, देखिए मैं किसी चीज़ को यहाँ पे ना क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, ना ब्लेम कर रहा हूँ। मैं आपको जो सिस्टम में जो अंदर होता है, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाता है ना, बहुत सारे नसें आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये आपका आएगा ही इश्यू और इसीलिए कंपनी में ऑडिट कराया जाता है। ये चीज़ें निकल के आएँ और अपनी कंपनी को ठीक करें। ये अलग चीज़ है, फ्रॉड अलग चीज़ है। ओके, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। जो ये निकाल के ला रहे हैं रिपोर्ट में, उसमें मोस्टली ऐसी चीज़ें होंगी जो कि ऑडिट ऑब्जर्वेशन में होंगी। उसको थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के कह रहे हैं। अब रही बात जो आपने सवाल भी किया उसका जवाब, ये तरीका बिल्कुल गलत है। रेगुलेटर्स को भी इंटरवीन करना चाहिए। अगर यही काम मान लीजिए कि मैं करूँ, कि किसी चैनल पे जाके एक न्यूज़ ब्रेक कर दूँ, ये मेरे पास मुझे ये चीज़ डेटा में दिख रहा है, यहाँ पे मुझे बहुत गलत लग रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। चूँकि कंपनी बहुत लिवरेज्ड है, इम्पैक्ट बड़ा होगा। हो सकता है मेरी रीच उतनी नहीं, हिंडनबर्ग की रीच बहुत बड़ी है, इसलिए ये हो सकता है। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर हिंडनबर्ग को इस तरह की रिपोर्ट निकालनी भी है,
पहले उनको ये रिपोर्ट रेगुलेटर के साथ प्लेस करनी चाहिए, कंपनी के साथ कनेक्ट करना चाहिए, रेगुलेटर के साथ प्लेस करना चाहिए और फिर विथ परमिशन अपना पोजीशन बनाना चाहिए। अब आपने जो बोला कि पहले मैंने पोजीशन बनाई और इस रिपोर्ट को निकाल के मार्केट में हैवक क्रिएट किया, मुझे लगता है इस चीज़ पे भी रेगुलेटर्स का एक्शन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अदानी एक्शन ले या नहीं ले, रेगुलेटर्स को एक्शन लेना चाहिए बिकॉज़ ये पूरे के पूरे मार्केट का, पूरे के पूरे इकोनॉमी का माहौल खराब कर सकता है, कैसे कर सकता है वो भी समझिए। ये सिर्फ़ एक कंपनी की बात नहीं होती है। एक कंपनी के कारण मार्जिन फंडिंग का इश्यू आएगा, रिलेटेड कंपनीज़ बोरोइंग का इश्यू आएगा, बैंक फंडिंग का इश्यू आएगा, एंटिटी फंडिंग का इश्यू आएगा। वो सब कुछ अचानक से इम्पैक्ट हो जाएँगे और ये इतना इंटर लिंकेज होता है कि पूरा सिस्टम हिल सकता है। हालाँकि इस केस में नहीं हिलेगा बिकॉज़ उतना एक्सपोज़र नहीं है किसी का। लेकिन इस चीज़ को अभी नहीं रेगुलेटर रोकेंगे इस तरह की एक्टिविटी को और इसको बढ़ावा मिला, तो हिंडनबर्ग जैसी ये जो डिटेक्टिव एजेंसी है, जो स्पाई करते हैं या आप इसको क्या बोलेंगे जिसको स्टिंग ऑपरेशन कराते हैं, एक्स एम्प्लॉयी से जाके पूछते बात करते हैं, ये सब अनएथिकल प्रैक्टिसेज़ हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं अदानी के शेयर के फ़ेवर में नहीं खड़ा हो रहा हूँ। आप दोनों बात को बिल्कुल क्लियर समझिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मार्केट प्रैक्टिस हिंडनबर्ग का है, इस चीज़ को कंडेम किया जाना चाहिए और अपने रेगुलेटर्स को इंस्पेक्ट करना चाहिए। अदानी का जो है उनका जो रिसर्च रिपोर्ट में आया है उसकी अलग वो इंस्पेक्शन करे, वो अलग चीज़ है। लेकिन हिंडनबर्ग पे भी इक्वली एक्शन होना चाहिए बिकॉज़ उन्होंने मार्केट को, इकोनॉमी को अनस्टेबल करने का एक्टिविटी किया है जो कि एब्सोल्यूटली कंडेम करने की चीज़ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सोमेश, सबसे पहली चीज, जो काम हिंडनबर्ग रिसर्च ने किया है और उनके जो चीफ रिसर्चर हैं उन्होंने किया है, यही काम अगर भारत में कोई एनालिस्ट करे जो सेबी में रजिस्टर्ड है, या भारत की कोई ब्रोकिंग फर्म करे जो सेबी में रजिस्टर्ड है, कि पहले आपने शॉर्ट सेल किया, उसके बाद नेगेटिव रिपोर्ट जारी कर दी, और मतलब कई बार हम देखते हैं कि ब्रोकिंग फर्म्स की रिपोर्ट आती हैं, जाती हैं, कोई नोटिस नहीं करता है। कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जिनको लोग नोटिस भी करते हैं। तो लोग नोटिस करें और उसका असर हो। तो आपने पहले खरीदा या बेचा, उसके बाद फेवरेबल या नेगेटिव रिपोर्ट जारी की, तो सेबी के जो नियम हैं, जो भारत में शेयर बाजार के कामकाज को रेगुलेट करने वाले, नियमित करने वाले कानून हैं, क्या वो इसकी अनुमति देता है? आप जैसे जो एनालिस्ट हैं या जो ब्रोकिंग फर्म्स हैं, उन पर किस तरह के रेगुलेशन हैं? देखिए, जैसे अब हमारा जो रेगुलेशन कहता है, हम एक कंपनी पे अपनी रिपोर्ट निकालते हैं, हम लिखते हैं, एक व्यू लेते हैं और वो व्यू लेने की हमें आज़ादी है, ओके। हम उस व्यू को लेके अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनको भी इंटीमेट करते हैं, अकॉर्डिंगली हम अपनी पोजीशन भी बनाते हैं और उस पोजीशन को हमें 15 डेज़ तक मेंटेन भी करना होता है, अगर हमने ऐसा पोजीशन लिया है। इस पोजीशन लेने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन रिसर्च रिपोर्ट और इस तरह का जो मैं तो इसको हमेशा फिर से रिपीट करूँगा कि जो डिटेक्टिव का रिपोर्ट होता है, दोनों बिल्कुल अलग चीज़, रिसर्च रिपोर्ट नहीं है। रिसर्च रिपोर्ट में हम क्या स्टडी करते हैं? किस बेसिस पे मैं जाके, मैं क्या कंपनी के अंदर का अकाउंटेंट हूँ, सीए मैं क्या हूँ कि समझना जाके चाह रहा हूँ आपसे एस्टेब्लिश कर कि सकता हूँ? नहीं कर सकता। नहीं, मैं क्या आपसे समझना चाह रहा हूँ, कई बार हम फ्रंट रनिंग के आरोप सुनते हैं। हुँ, फ्रंट रनिंग में आमतौर पर ये होता है कि आपको मान लीजिए किसी बड़े क्लाइंट का ऑर्डर डालना है, ब्रोकिंग फर्म के डीलर को उसे पहले पता चल गया कि ऑर्डर आने वाला है, उसने बड़े क्लाइंट का ऑर्डर डालने से पहले खुद अपना सौदा कर लिया। या म्यूचुअल फंड्स में हमने इस तरह का किस्सा हाल में सुना, उस पर हम लोग बात भी कर चुके हैं पहले, उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें मोडस ऑपरेंडी वही है कि म्यूचुअल फंड को खरीदना है, बड़ी क्वांटिटी में खरीदना है। जिन लोगों को ये सौदा एग्ज़ीक्यूट करना है म्यूचुअल फंड की तरफ, या जिस ब्रोकिंग फर्म के माध्यम से वो सौदा होगा, वहाँ पर उन्होंने मिलीभगत करके पहले से व्यक्तिगत स्तर पर कुछ सौदे कर लिए। ये तो हो गया फ्रंट रनिंग जो आमतौर पे हम सुनते हैं। यही काम अगर वो एंटिटी खुद करने लगे जो रिसर्च रिपोर्ट जारी कर रही है, मतलब पहले आपने बेच लिया उसके बाद नेगेटिव रिपोर्ट जारी की, या पहले आपने खरीद लिया उसके बाद पॉजिटिव रिपोर्ट जारी की, तो क्या ये एक तरह से फ्रंट रनिंग जैसा ही मामला नहीं है, और इस पर कानूनी रूप से बंदिश क्या है? ये तो 100% फ्रंट रनिंग का मामला बन सकता है। मुझे ये नहीं मालूम कि यूएस का कानून क्या कहता है। इंडिया के कानून के हमारा हिसाब से, कानून क्या कहता है? हमारे कानून के हिसाब से हमने एक रिपोर्ट निकाला, उसके अगेंस्ट हम अपना पोज़ीशन ले सकते हैं।
सवाल ये है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिपोर्ट निकालिए, पोजीशन लीजिए। नहीं, लेकिन अब वो 2 अलग चीज़ें हो गई। आपने रिपोर्ट निकाली और उसके बाद पोज़ीशन ली, और आपने पोज़ीशन ली उसके बाद रिपोर्ट निकाली। हाँ, वो प्रॉब्लम है, वो 100% प्रॉब्लम है, बिकॉज़ हमने यहाँ तो पहले शॉर्ट सेल किया गया और उसके बाद रिपोर्ट निकाली गई, और सिर्फ रिपोर्ट निकाली नहीं गई, वो सारी दुनिया में उसका ढिंढोरा पीटा गया। दिस टैंटामाउंट्स टू फ्रंट रनिंग, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना है मुझे कि अगर ऐसा किया है और उन्होंने टारगेट दिया कि 75% वैल्यूएशन कम होना चाहिए, 85। रेगुलेटर्स को इस चीज़ पे स्टिक करना चाहिए कि तुमने अगर शॉर्ट किया है, तो जब तक 75% वैल्यू गिर नहीं जाए, तुमको स्टिक सोमेश, करना। 85 है ना शायद? मुझे जहाँ तक मालूम है 75% का वैल्यू अच्छा, ठीक है। मैंने कहीं-कहीं 85% पढ़ा, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। जी। तो वो भी उन पे बंदिश होनी चाहिए। आपने बोला 75% तो कुछ तो सोच के बोला होगा, तो आपने शॉर्ट पोज़ीशन लिया है, बने रहिए। 75% तक बने रहिए, आपके वैल्यू देखेंगे और नहीं आया, आपको उससे पहले अनवाइंड नहीं करना है। आपने किस बेसिस पे अगर आप हमें कहते हैं, रिकमेंड कर रहे हैं ना कि 75% गिरेगा, ठीक है, चलो मैंने आपके कहने पे कर मतलब दिया। सीधे शब्दों में आपने कहा कि 100 की चीज़ 15 की रह जाएगी, 85 गिर जाएगी, तो जब तक वो या 25 की रह जाएगी, 75 गिर जाएगी, तो जब तक आपका बताया हुआ भाव ना आ जाए, तब तक आप अपना शॉर्ट सेल खत्म नहीं करेंगे, आप बिल्कुल उसमें नहीं। बने रहेंगे। हाँ, अगर आपने जी। बोला है तो आप मेंटेन कीजिए, ऐसा ना हो कि आपने हमें कह दिया 75% गिर जाएगा, खुद 25% में निकल गए और हम वहाँ पे पिस गए। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ किया है शॉर्ट सेल करने के लिए, इसके बारे में बड़ा कन्फ्यूजन है। आपने क्या समझा है, क्या जाना है इसके बारे में? नहीं, मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं है, मैंने समझने की कोशिश की है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपोज़र नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपोज़र है और उस इनडायरेक्ट एक्सपोज़र को अभी तक तो डब्बा ट्रेडिंग अब ही मैं समझ रहे हैं। अब मैं वहाँ पर यही समझना चाह रहा था कि अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपोज़र है, तो हाँ, अदानी ग्रुप के शेयर्स का ऐसा कौन-सा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट विदेशी बाज़ारों में या ख़ास करके अमेरिकी बाज़ार में उपलब्ध है, जिसको आप कहें कि वो सीधे अदानी के शेयर से लिंक नहीं है? अगर वो पूरे इंडियन मार्केट से लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट कोई है, तो ये भरोसा कैसे कोई कर सकता है कि हम एक शेयर पर निशाना साधेंगे, पूरा बाज़ार गिर जाएगा? क्या इस तरह से लिंकेज बनाया जा सकता है? देखिए, मैं अभी इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ने की कोशिश की है, मुझे इस पे क्लैरिटी नहीं है, 2 चीज़ पे क्लैरिटी नहीं है। पहली चीज़ कि अगर इन्होंने शॉर्ट किया है, तो किस तरह से किया है? दूसरी चीज़, अगर इन्होंने शॉर्ट कराया है अपने क्लाइंट्स को किस तरह से कराया है? क्या एफआईए रूट से कराया है? किस तरह से शॉर्ट कराया है अपने क्लाइंट्स को? क्योंकि 2 ही तरीके हैं। अगर मैं अपना काम करता हूँ, तो मेरा 2 बिज़नेस है, एक एजेंसी बिज़नेस है, एक हाउस बिज़नेस है। तो मेरा हाउस बिज़नेस पे क्या पोज़ीशन है, मेरा एजेंसी अच्छा, बिज़नेस पे यहाँ क्या। पर एक टिप्पणी आ रही है हमारे एक दर्शक की ओर से, अक्षय, हमारे नियमित दर्शक हैं, वो लिख रहे हैं कि इस फर्म ने सीधे-सीधे अदानी ग्रुप के शेयरों को शॉर्ट नहीं किया है, लेकिन उन फंड्स को शॉर्ट किया है जिनके पास अदानी के शेयर हैं। अब ये किस तरह से होगा और इसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या होगी? देखिए, ये टैंटामाउंट टू सेम थिंग। आप डायरेक्ट अगर शेयर में एक्सपोज़र नहीं ले सकते हैं, मान लीजिए कि आपने किसी को मारना है, आप डायरेक्ट नहीं मार सकते हैं, तो किसी के थ्रू मार दीजिए, जिसके पास आपका एक्सेस है। तो आप उस फंड को एक्सेस कर सकते हैं, जिस फंड के पास अदानी का शेयर है। तो आपने रिपोर्ट निकाला, टारगेटेड रिपोर्ट है ना, आप एक-एक कंपनी पे रिपोर्ट निकाल रहे हैं, टारगेटेड रिपोर्ट है, ये नॉर्मल रिपोर्ट नहीं है। तो अगर आप कह रहे हैं कि 75% गिरेगा, आप डायरेक्ट शेयर नहीं सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सेस है कि जो फंड उनमें इन्वेस्ट करके रखे हैं, उसमें सेल कर सकते हैं। ऑल आर द सेम। ये देखा जाए तो दोनों सेम कॉन्टेक्स्ट में ही रीड किया जाना चाहिए। अल्टीमेटली मोटिव यही है कि अदानी ग्रुप के शेयर गिरे और मुझे मेरा प्रॉफिट मिले। मोटिव से यहाँ पे मोटिव रीड कीजिए, मोटिव सेम है। जी, बिल्कुल। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आपसे मैं समझना चाहूँगा कि ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट इन्होंने इस्तेमाल किया, और जैसे आप कह रहे हैं कि सेबी उनको ये बोले, सेबी उनको वो बोले, वो जिस ज्यूरिसडिक्शन में बैठे हुए हैं, क्या वहाँ पर सेबी के बोलने का कोई मतलब है भी? क्या वो सेबी के अधिकार क्षेत्र में है? क्या सेबी डायरेक्टली उनको बोल सकता है, या उसे एसईसी के थ्रू, जो अमेरिकी बाज़ार का रेगुलेटर है, उसके थ्रू कुछ कहना पड़ेगा? अमेरिकी बाज़ार सेबी की बात को कितना तवज्जो देगा? इसके बारे में आपका आकलन क्या है? क्यों भाई? उनका हक बनता है कि वो किसी को जाके कुछ भी बोल के जाएँ और हमारे पास रास्ता नहीं है, रास्ता तो 100% है। रेगुलेटर थ्रू रेगुलेटर ही निकलना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ, इसी बात को मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे
जो हमारे रेगुलेटर का स्टैंड ये नहीं होना चाहिए कि उसने अदानी पे ये बोला और उसके कारण अब वो इंस्पेक्शन शुरू हो जाए कि हाँ भाई हम भी शुरू कर दें कि अदानी ग्रुप में क्या है। भाई वो आपका एक सेपरेट इशू है। वो आपको अदरवाइज भी एज रेगुलेटर उस पर वॉच रखना चाहिए, किसी कंपनी पे रखना चाहिए। वो सेपरेट इशू है। यहाँ पे ये है कि आपके घर में कोई भी आके अरे आके बोल के चला जा रहा है कि भाई तुम्हारा ये खराब है, तो ठीक है, बोलने का एक तरीका होता है कि तुम मेरा सिस्टम नहीं खराब कर सकते, तो सेबी को एक्शन लेना चाहिए थ्रू एनी करेक्ट राउट जो वो समझते हैं। अगर उनका सेबी टू एसीसी है या सेबी टू या इसको और किसी तरह से एस्केलेट किया जा सकता है, तो किया जाना चाहिए। लेकिन एस्केलेट करके इस चीज को एड्रेस करना ही होगा, जिससे पहले की ये आदत बन जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, इसको ऐसे रीड मत कीजिए कि किसी कंपनी पे ब्लेम किया जा रहा है। ऐसे रीड कीजिए कितना बड़ा कंपनी का स्ट्रक्चर होता है, उसमें ऑडिट ऑब्जर्वेशंस होते हैं। प्रॉब्लम इंटेंट की नहीं होनी चाहिए। जब तक इंटेंट का इश्यू नहीं है, बैड इंटेंट का इश्यू नहीं है, हर प्रोसेस को इंप्रूव और करेक्ट किया जाता है। इसको उस तरीके से देखा जाना चाहिए। जी। अब मोटी चीज, हमने एक दिन तो असर देख लिया, 2 दिन असर देख लिया है बाजार पे इस रिपोर्ट के चलते। सोमवार को आप किस तरह का बाजार देख रहे हैं, या सिर्फ सोमवार तक सीमित ना रखें? अब ये जो हफ्ता आने वाला है हमारे सामने, उस इस पूरे हफ्ते में हमें समझ में आएगा कि एक पहले झटके के बाद बाजार और कितना नीचे जा रहा है या कहाँ से वापस संभलने जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे काउंटर आ रहे हैं अदानी ग्रुप की ओर से भी, बैंकों की ओर से भी। तो क्या उसके चलते जो अचानक एक घबराहट फैली थी बाजार में, वो कहीं पर आपको सीमित होती हुई दिखती है? क्या अदानी समूह की ओर से जब पलटवार होगा, और वो पलटवार दोनों तरीके से होगा, रेगुलेटरी तरीके से भी होगा, यानी आप कानूनी रूप से जो जवाब दे रहे हैं वो है, और दूसरे हम लोग सब समझते हैं कि आपने अगर उनके एफपीओ को प्रभावित करने के लिए जानबूझ करके ऐसे समय पर एक नेगेटिव रिपोर्ट जारी की है जब उनका एफपीओ बस खुला है, उसी समय आपने ये किया, तो एक तो अदानी समूह की सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी कि उनका एफपीओ ठीक तरीके से निपट जाए, पूरा हो जाए, एफपीओ में कोई अड़चन ना आए उसके निकलने में। एक तो वो इस काम को देखेंगे। दूसरे फिर अपने समूह के शेयरों में आने वाली गिरावट, हम सब लोग जानते हैं कि मतलब जितने प्रमोटर होते हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि, और खास करके इस तरह से जब जानबूझ करके कोई हमला कर रहा हो तब तो वो अपनी सारी ताकत लगाते हैं, सीधे या आड़े तिरछे जैसे भी। तो एक काउंटर अटैक अदानी समूह की तरफ से भी होगा। तो नए सप्ताह में आप ये सारा खेल किस तरह से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी और तो रहेगी, राइट? लेकिन पूरे मार्केट पे मुझे इसका बहुत नेगेटिव असर नहीं दिखता है। लेकिन सेलेक्ट सेट ऑफ स्टॉक्स पे हो सकता है, वो समझने की बात है। बिकॉज़ अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं, वो इंडेक्स के भी पार्ट हैं। उससे इंडेक्स इम्पैक्ट होगा, तो जितना अदानी ग्रुप इम्पैक्ट होगा, उतने इंडेक्स इम्पैक्ट होगा ज़्यादा, अगर नेगेटिविटी के हिसाब से कहेंगे तो। साथ में जिसका अदानी ग्रुप में इन सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब तो कैट इज आउट ऑफ द बैग है कि कौन-कौन से कंपनी, कौन-कौन से बैंक का एक्सपोज़र है, और जितना भी एक्सपोज़र है। तो उसके कारण उनका भी स्टॉक प्राइस हिट होगा। इसका थोड़ा असर होगा मार्केट में, बिकॉज़ स्टॉक मार्केट का जो नेचर ऑफ ट्रेड होता है, इसमें लिवरेजिंग होती है। लिवरेजिंग इस बिज़नेस का एक पार्ट है। लिवरेजिंग 2 तरीके से होती है। एक आपका जो डेरिवेटिव्स का मार्केट है, उसके तरीके से होती है, और दूसरा जो आपका मार्जिन फंडिंग का मार्केट है, उस तरीके से होती है। तो जो स्टॉक, या तो अब डेरिवेटिव्स में अगर मार्जिन है तो उसमें स्टॉप लॉस के कारण आपके मार्जिन कॉल्स आएँगे, और मार्जिन वहाँ पे हिट होगा, उससे आपका पोज़ीशन लिक्विडेट होगा, वो सेल प्रेशर क्रिएट करेगा। ये हो गया। दूसरी चीज़, जो फंडिंग पे ट्रेड होता है, जो एक शेयर को प्लेज करके उसके अगेंस्ट फंडिंग लेके जो फर्दर खरीदा जाता है, जिसका इंटरेस्ट पेमेंट होता है, और जो हेयर कट है वो लेवल तक सेफ है, आप हेयर कट के नीचे आ गया तो प्रॉब्लम है। ये वाले शेयर्स में भी प्रॉब्लम आएगी। तो अब इसमें कौन से शेयर्स है, ये तो कहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि मैंने चूँकि ए ग्रुप का शेयर है, अदानी ग्रुप का शेयर इंडेक्स का शेयर है, तो वही खरीद के मैंने वही मान लो प्लेज करके 50% हेयर कट पे दिया हुआ है। उसके अगेंस्ट मैंने मान लो स्टेट बैंक ले लिया है, एग्ज़ाम्पल ली। अब वो अदानी का शेयर गिरेगा तो मेरा प्लेज का वैल्यू कम होगा, तो मुझे जो प्लेजी है वो मेरे से और पैसा माँगेगा, या तो मैं पैसा दूँ और नहीं दे पाऊँगा,
तो फिर मेरा पोजीशन कटेगा, उधर अदानी का भी शेयर जो मैंने लिया है वो भी कटेगा, इधर जो स्टेट बैंक मैंने खरीदा है वो भी कटेगा। इस तरह से मार्जिन कॉल का जो इम्पैक्ट है सेलेक्ट सेट ऑफ शेयर्स में होगा, जिसको आप प्लेज कर सकते हैं, जिस पे आप मार्जिन फंडिंग ले सकते हैं, जो एफ एंड ओ में हो सकते हैं। और थोड़ा सेंटिमेंट का इम्पैक्ट होगा, आउटसाइड इंडेक्स में थोड़ा सेंटिमेंट का इंडेक्स इम्पैक्ट होगा, मिड कैप में और स्मॉल कैप में। और हम रिजल्ट सीजन में हैं तो वो अलग वोलेटिलिटी है। तो इसका मार्केट पे थोड़ा वोलेटिलिटी क्रिएट होने का इम्पैक्ट तो रहेगा, लेकिन इसको हमको रिलेट करना है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट सिनेरियो से भी। इसलिए मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं इम्पैक्ट जाके लिमिटेड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज़ ग्लोबल सिनेरियो मार्केट का जो है वो ठीक हो रहा है और स्टार्टिंग फ्रॉम नैस्डैक ठीक हो रहा है। तो हमारा भी मार्केट का जो एक सर्टेन लेवल ऑफ वैल्यूएशन है, वहाँ पे आके मार्केट को सहारा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं हो गया है कि पूरी इकोनॉमी का कोई इश्यू हो गया है। पूरे सेक्टर का लेस देन 0.5% का बैंक्स का एक्सपोज़र है, तो कौन-सी बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए ये शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है और आपके लिए अपॉर्च्युनिटी क्रिएट कर रहा है। तो ट्रेडर्स केयरफुल रहिए, क्योंकि अभी आपका वोलेटिलिटी और बढ़ सकता है। इन्वेस्टर्स शुरू हो जाइए, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। तो थोड़ा वोलेटिलिटी इम्पैक्ट मुझे और दिखता है। कहाँ-कहाँ से वो तो लेवल्स हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, डायरेक्शन अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर उसके बाद डील करेंगे।